वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस आज की बात की जाए, जैसा पोर्टफोलियो गिरा वैसा समझ में आ रहा है कि मार्केट में Q1 के नतीजे के पहले बहुत सारे स्टॉक इंडिविजुअल में जो रैली हुई थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग नंबर्स के पहले देखने को मिल चुकी है। और इसके बीच में असली खेला दोस्तों कल से स्टार्ट होगा, बिकॉज कल का दिन, परसों का दिन और ये पूरा वीक, इंटायर वीक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हमें बहुत सारी कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। और मैंने आपको साफ साफ कड़े शब्दों में बताया है, नंबर्स सही आएंगे, अर्निंग पर शेयर में इंप्रूवमेंट होगी, तो सेक्टर वाइज उसमें हमें रैली देखने को मिलेगी। तो इसी बीच में कैसे एक सेक्टर ऐसा भी है जिसमें अभी के टाइम अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और इस बार अर्निंग्स ख़राब आएंगे। तो मेरे हिसाब से कैसे उन सब सेक्टर में बॉटम के बहुत नज़दीक जो समीकरण हो रहा है वो हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे दोस्तों मैं इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में कुछ थ्योरी आपको बताना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 12 जुलाई क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 12 जुलाई में दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर सहित बहुत सारी आईटी कंपनी के नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने देखा दोस्तों कि एचसीएल टेक में आज नंबर्स के पहले थोड़ी बहुत 3% के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, बिकॉज बहुत लोग जो पैसे कमाए हैं ना, उनको डर लगता है कि उनके पैसे सुहा ना हो जाए अगर नंबर्स ख़राब होते हैं। उससे पहले वो प्रॉफिट को बुक करते हैं, बट असली खेला दोस्तों नंबर्स के बाद होता है। और ऑफ कोर्स जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या फिर ट्रेंड में डाउन ट्रेंड हो रहा है फिर अप ट्रेंड हो रहा है, वो नंबर्स के बाद हमें वॉल्यूम से समझ में आता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक से नंबर्स की बात की जाए 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यूएस का सीपीआई डेटा ये 12 तारीख को आ रहा है। मतलब ये पूरा जो वीक है ना काफ़ी वोलेटाइल होने वाला है, बिकॉज यूएस सीपीआई का इन्फ्लेशन अगर उम्मीद से कम आता है या फिर उम्मीद के अकॉर्डिंग आता है, शायद फेड जो रेट हाई करने के बाद कमेंट्री डोविज दें और एक बार दोस्तों रेट कट शुरू होगा ना, मेरा ऐसा मानना है कि जो पोर्टफोलियो के स्टॉक आपके अंडर परफॉर्मर है ना, उन सब में तेज़ी भी हो सकती है। दोस्तों आपको याद होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट को दोस्तों मैं बहुत ही सुप्रीम मानता हूँ अगर मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को पकड़ता हूँ। ऐसा क्यों होता है? आपको याद होगा दोस्तों निफ्टी आईटी का टॉप कहाँ बना था? 2021 के अक्टूबर के महीने में। आपको याद होगा उस समय दोस्तों निफ्टी आईटी का ना, मुझे याद है वेटेज एकदम मुँह जुबानी 15 के आसपास था। आज कितना हो चुका है? 12.5 के आसपास। फिनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए उनका वेटेज कितना था? 34% के आसपास। आज 37% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब निफ्टी आईटी का वेटेज इंडेक्स में कम इसलिए होता है जब उनके फिनेंशियल्स में थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे रिबैलेंसिंग होता है। और इसी को दोस्तों अगर आप समझ गए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक इंडिविजुअल में कौन सेक्टर में तेज़ी है और कौन से स्टॉक्स में गिरावट है। अगर आप एक मोमेंटम ट्रेडर हैं तो ऑफकोर्स जिनका वेटेज इंडेक्स में बढ़ा है और मोमेंटम हो रहा है उसमें आप ऑफकोर्स रैली को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप एक कंजर्वेटिव वैल्यू इन्वेस्टर हैं जहाँ पे आपको डर लगता है कि मेरे बाइंग प्राइस के बाद स्टॉक कहीं गिर ना जाए और मैं डिस्काउंट स्टॉक को खरीदूंगा और मैं बेचूंगा नहीं, 3 साल 5 साल 10 साल होल्ड करूंगा, तो ऑफकोर्स उन सभी स्टॉक्स पर फोकस करें जिसमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, जो निफ्टी के वेटेज में अपना प्राथमिकता को शो करते हैं। आज नहीं तो कल टाइम के वाइज ऑफकोर्स इंडेक्स रिबैलेंसिंग होगा और तब दोस्तों हमें मज़ा आएगा। आपको याद होगा बीच में दोस्तों रिलायंस का वेटेज क्या हो चुका था? 12% के आसपास, फिर गिरा। और आप सबको अच्छे से पता है कि आज निफ्टी में जो तेज़ी आई है ना, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस का वेटेज आप खुद देख सकते हैं, 10% के आसपास इंडेक्स में वेटेज है। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम लोग निफ्टी को 21,000 20,500 देखते हैं ना, ये दोनों स्टॉक का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप इंडेक्स मैनेजमेंट को समझ गए ना और इन्वेस्टिंग का सही स्टाइल समझ गए कि कब क्या यूफोरिया होता है और कब क्या पेसिज्म होता है, और जहाँ पेसिज्म होता है, जहाँ पे रोज़गार की क्षमता होती है, जिस इंडस्ट्री को पूरा इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, वो सब गैस आज हैं तो कल बाउंस बैक ज़रूर करते हैं। बीच में गैस मैंने बहुत ही संक्षिप्त में इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में थ्योरी दी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तरोताज़ा हो जाएंगे दिमाग और भी थोड़ा सा सोचना अच्छा चलेगा। एनीवेज इन्फोसिस की बात की जाए, अगर दोस्तों इन्फोसिस के नंबर्स में थोड़ी भी उलटफेर आए और इंडस्ट्री आईटी की बात की जाए उसमें भी थोड़ी उलटफेर आए, अगर स्टॉक यहाँ से और भी 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिखाती है ना, मेरे हिसाब से गाइस 3 साल हॉरिजन के लिए ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा मौका होगा। करंट मार्केट प्राइस अगर आप उठाना शुरू कर दिए हैं, गो अहेड, कोई डरने वाली बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती। से बात से दोस्तों बबल में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और बड़ा निवेश करेंगे बिना एसआईपी को फॉलो किए, बिना रूल को फॉलो किए, उसका अंजाम थोड़ा सा ख़राब होता है। अगर आप देखें टॉप से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और चार्ट तो गाइस यही बता रहा है कि निफ्टी आईटी से हम लोग इस बार
बहुत ही बड़ा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। आपको याद भी होगा कि 1.5 साल पहले, 1 साल पहले नंबर्स आने के पहले ही निफ्टी आईटी में तेज़ी का माहौल दिखाई पड़ता था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इवन गाइस लास्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी, बट इस क्वार्टर में तो गाइस जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है ये पूरा डल दिखाई पड़ रहा है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इन्फोसिस ने 5 ईयर्स में पैसे डबल किए हैं। बट यस, अगर आप गाइस डिप में निवेश करते हैं ना, आप समझते हैं मार्केट के चक्र को, साइकिल को, तो लॉन्ग टर्म में गाइस यही मुनाफा ना आपको कंपाउंडिंग का स्पीड देगा। कोई स्टॉक का गाइस कुछ नेचर होता है। माइक्रो कैप में क्या होता है कि एक एक दिन में 20-20% की रैली होती है, एक महीना में स्टॉक डबल होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, विप्रो, इन सब में होता है? बिल्कुल नहीं। 5 ईयर्स लगते हैं गाइस। आप वो टाइम देने के लिए ओके हैं तो ठीक है, नहीं है तो ऑफकोर्स हमें जो डिप होता है ना उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो अगर आप इन सब डिप में निवेश करते हैं, कॉन्सोलिडेशन फेज में निवेश करते हैं, वहाँ पे कैसे अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में अगर आप पहचान लेते हैं कि कौन सा सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है। बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे गैस जब इन्फोसिस टॉप बना था तो ऑफकोर्स इसने गैस इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया था और उसके बाद हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी है। अगर नंबर्स का इस उलटफेर होते हैं, हमें देखना है कि कौन सी कंपनी सॉलिड है, जिनके पास भर भर के पैसा है और जो कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट से अपने शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं तेज़ी की ओर। वैसे इन्फोसिस की बात की जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो 5.5 लाख के आसपास करोड़ की मार्केट कैप है। कोई पैसे बड़े 1.5 साल में नहीं बने हैं, बट येस स्टॉक की बात की जाए काफ़ी अच्छा है। यहाँ तो गैस बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। येस, अगर आप एक मजबूत खिलाड़ी हैं, आपका दिल अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ऑफकोर्स आप इंजॉयमेंट गैस निचले भाव पे कर सकते हैं। बीच में 1200 के आसपास बॉटम बना था, स्टॉक रिकवर हुआ, बट फिर से गैस 1300 के आसपास है। अच्छे केस में नंबर्स अगर अच्छे आते हैं 1500 के आसपास जर्नी करेगी, वरना गैस फिर से 1 साल जो लो है ना उसका रास्ता खुल जाएगा और इसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। रही बात प्राइस टर्निंग की, 23 के आसपास है और उससे अगर आप देखें 2.5% का यील्ड, जो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कंपनी डिविडेंड प्रॉपर देती है और कंपनी के आरओसी, आरओई इनके प्राइस टर्निंग से काफ़ी हाई है, जो इंडिकेट करवाती है कि प्राइस टर्निंग बहुत ही रीजनेबल है। इस घटनाक्रम कहाँ हुआ था आपको याद होगा कि टॉप लाइन की बात की जाए वो हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले थे, मतलब जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उम्मीद से काफ़ी कम आई थी। इसी की वजह से इस 3 महीने से कोई भी बड़ा उछाल इन्फोसिस में नहीं मिल रहा है। बट इन्फोसिस का एक अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करेगी। लेकिन यस, अगर आपको डिप सही मिल जाता है तो मेरे हिसाब से गैस आपकी जो मंशा है ना 5 साल में पैसे डबल, वो 2.5 साल, 3.5 साल, मैक्स टू मैक्स 3 साल में हो सकते हैं। बात कंपनी की मार्केट कैप तो ऑफकोर्स एक बड़ी कंपनी है। रही बात रिजर्व्स की, वो भी गैस काफ़ी उम्दा है। 73,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। बोरिंग्स की बात की जाए वो बढ़ा तो ज़रूर है, बट अपने आप में बहुत ही कंट्रोल में है। मोटर होल्डिंग की बात की जाए 15% के आसपास है। बीच में गैस बाईबैक भी हमने देखा था। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत ट्रिम हुई है। डीआईएस ने गैस अपने आप में ही स्टेक काफ़ी बढ़ा लिया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भी हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें लास्ट क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल चुकी है। उसमें मैंने क्या बताया कि असली खेला 200 पॉइंट का है। या तो बुल्स चढ़ा के 1500 के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे, फिर बिगर्स हमला करेंगे। सेक्टर रोटेशन अगर होता है तो वहाँ पे दोस्तों ये जो रिसेंटली बॉटम बना था 1255, उसके नीचे वहाँ पे गैस कंपनी अगर आती है ना, अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी फॉर लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये गैस मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स इस प्राइस पे आप इन्फोसिस को देख सकते हैं। एसआईपी गैस अभी भी कंटिन्यू किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यस, एसआईपी को बढ़ा सकते हैं जब थोड़ी बहुत फ्रॉथ और निकले और मार्केट में अगर करेक्शन होगा, पेसिज्म होगा, एक ऐसे स्टॉक को लेकर जो जेम है वहाँ पे गैस जो ग्रीड होता है मेरे ऐसे निवेशक के वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। याद भी होगा तो दोस्तों मैंने 200 का मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड पे आपको सिखाया है और बताया है एग्जैक्टली गाइस। यही लेवल अगर आप देखें वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं ना, यही लेवल पे जाके थोड़ी बहुत बाउंस बैक हुई, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। अगर गाइस कंपनी के नंबर्स उम्मीद से थोड़े अच्छे हुए, इन लाइन हुए, तो 1500 के आसपास जर्नी कर सकती है। भागेगा तो अच्छी बात है, हम लोग को प्रॉफिट होगा। गिरेगा तो खरीदने का मौका मिल सकता है। लेकिन यस, अगर दोस्तों ये बॉलिंजर बैंड का एवरेज जो मीडियन है अगर उसको तोड़ता है 200 का मूविंग एवरेज, तब थोड़ी बहुत गिरावट और हो सकती है। बट यस, इस लेवल के बाद गैस हर एक गिरावट आपका एमओएस और बढ़ाते जाएगी और सुपर एमओएस के पास हम लोग को ले जा सकती है। तो यहाँ पे गैस अगर आप इन्फोसिस से बाइंग करके चल रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और बाइंग करना और चाहते हैं तो वेट फॉर Q1 के नंबर्स। कम से कम हमें एससीएल टेक के नंबर्स से कुछ रुझान मिल जाएंगे और उसके बाद कैसे एनालिस्ट लोग क्या मतलब रिपोर्ट्स दे रहे हैं, मार्जिन्स में क्या रिकवरी हो रही है, और साथ ही साथ उसको गाइडेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आईटी सेक्टर के लिए इस गाइडेंस ना इस क्वार्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि मुझे क्या दिखाई पड़ता है 6 महीना के बाद, समीकरण क्या होगा, न्यू क्लाइंट जो डील्स है उसमें कोई कंपनी कैसा डील कर रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको पता है कि यूएस में जो बैंकिंग सिस्टम में थोड़ी सी क्राइसिस हमें देखने को मिली थी, इन सब का एक्सपोजर यूरोपियन बैंक
यूएस बैंक, नीदरलैंड वाली जो बैंक्स हैं उन सब में काफ़ी निर्भर होते हैं। हम देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं। पैनिक हो के दोस्तों कोई भी स्टॉक बेचने से पहले ना कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर चेक करें, और जो स्टॉक एमओएस पे होता है, ऐसा नहीं कि उधर पे गिरावट नहीं हो सकती है, लेकिन दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा कवर करता हूँ बिकॉज वहाँ पे पैसे बनते हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्ग टर्म में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसने बहुत लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ किया है, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात की जाए, आईटीसी की बात की जाए, या वेरियस कंपनी आप देख ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।